नमस्कार दोस्तों। तो आई होप आपने हमारी पॉलिटी की पुरानी वीडियोस देखी है जहां पर हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। बहुत अच्छा रिस्पांस था उसका, और उसके पहले वन नेशन वन इलेक्शन को काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया था। तो आई होप आपने वो सारी वीडियोस देख ली हैं, नहीं देखी हैं तो उसको चैनल पर जा करके ज़रूर से देखिए। जो ये चैनल है, इसका जो हमारा एजेंडा था वो फिक्स था कि हम आपके लिए बहुत डीप कंटेंट बेस्ड वीडियोस लेकर के आएंगे, और उसकी ये चौथी वीडियो है आपके सामने, जहां पर अभी सिटीजनशिप काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, आर्टिकल 6A बहुत न्यूज़ में था, असम का इशू काफ़ी डिटेल में समझेंगे, सब चीज़ें जो है काफ़ी न्यूज़ में थी। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक चूज़ किया जहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिटीजनशिप एंड रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में। देखो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है सिटीजनशिप की, और इसको समझने के लिए आपको बहुत सारे लीगल प्रोविजन समझने पड़ेंगे। असम का इशू क्यों है उसको समझना पड़ेगा। इसी में मैं आपके लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो बहुत ज़्यादा विवादों में रहा पिछले कुछ दिनों में, एनआरसी, एनपीआर, ये सब जो विवाद में है, लोग एक साथ जोड़ करके बोल देते हैं कि सीएए, एनआरसी, एनपीआर, डाउन डाउन गवर्नमेंट, जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये सब दुनिया भर का जो इशू है उसको मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ इसी लेक्चर के अंदर में। मतलब ये इसके दो पार्ट्स होंगे। एक पार्ट जो आज का है उसमें हम डिटेल में सिटीजनशिप के प्रोविजंस और क्या कहानी है, क्या क्या होता है, कब कौन सी परिस्थिति में कौन आता है, कौन जाता है, किसको मिलती है, नहीं मिलती है, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वाले जो पार्ट होगा उसमें हम इशू कहाँ पर लाई करता है वो सब चीज़ें समझेंगे। मतलब कि इसके दो पार्ट्स होने वाले हैं, और इसमें आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। इस पूरे लेक्चर को देखने के लिए पेशेंस इसलिए रिक्वायर्ड है बिकॉज में दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, हर प्रोविज़न में अलग अलग बाइफर्केशंस हैं, और उसको समझने के लिए पेशेंस इज़ द की। अगर आप अपना पेशेंस लूज़ कर जाओगे तो आप सिटीजनशिप को नहीं समझ सकते। ये बात आप लिख के ले लो। एक अल्लामा इकबाल का शेर है ना वो, कि माना कि मैं तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ, मैं माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तो मेरा शौक़ तो देख, मेरा इंतज़ार तो देख। तो मतलब वो इंतज़ार जो अल्लामा इकबाल साहब जिस इंतज़ार की बात कर रहे हैं ना, मतलब समझ लो आपको उतना ही इंतज़ार यहाँ पर करना है एक पूरे सिटीजनशिप के इश्यूज़ को और उससे रिलेटेड कई सारे इश्यूज़ को समझने के लिए। यहाँ पर मैं कंप्लीटली आपको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है, एनआरसी क्या है, ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में समझा दूंगा। और अब जब आप आगे से इस सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखोगे, चाहे वो कितना भी घुमा फिरा के दिया हो, आप उसको बनाने के काबिल होगे। दूसरी चीज़, कहीं डिबेट में आप बैठते हो और सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई बात उठ जाती है, यू विल बी द बेस्ट पर्सन इन द डिबेट। आई प्रॉमिस यू दिस आफ्टर दिस लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं सिटीजनशिप के ऊपर अपनी डिस्कशन। सबसे पहली चीज़ ये है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिटीजनशिप। सबसे पहले व्हाट आंसर करना होता है कि सिटीजनशिप से आप समझते क्या हो। देखो, सिटीजनशिप को अगर आपको बहुत ही आसान भाषा में डिफाइन करना हो ना, तो आप ये डिफाइन करो कि सिटीजनशिप क्या है। बेसिकली ये एक स्टेटस है, ये वो स्टेटस है जो कि आपको राइट्स दिलवाता है। तो ये स्टेटस है जो कि आपको आगे चल करके राइट्स दिलवाता है। और मैं बल्कि ये चीज़ कहता हूँ कि सिटीजनशिप is the right to have maximum right in India, right to have maximum rights in India। अभी मैं आपको इस लाइन का मतलब क्या है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज मान लीजिए कि जैसे बहुत लोग देखा होगा आपने कि मरते हैं यूएस की सिटीजनशिप लेने के लिए। वो कहते हैं कि हम यूएस में जाएंगे और सिटीजनशिप हमें मिल जाएगी तो बस जिंदगी बन गई हमारी। क्यों मरते हैं वो लोग? सिटीजनशिप मिलने से फ़ायदा क्या है? जैसे आप देख रहे हो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, वो इंडिया में आए हैं और वो सिटीजनशिप के लिए मतलब उनका गुहार है कि भाई सरकार उनको रिकॉग्नाइज़ करे और उनको सिटीजन बना दे। इसी तरीके से तमिल जब आए थे, उन्होंने भी ये रिक्वेस्ट किया था कि गवर्नमेंट हमें सिटीजनशिप दे दे। क्यों लोग मांगते हैं सिटीजनशिप? उसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जब तक उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी तब तक उनको भारत की वेलफेयर स्कीम्स का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तब तक उनको यहाँ पे जो जितना यहाँ का जो सिस्टम है, रिजर्वेशन का सिस्टम है, ये सब का सिस्टम है, वो सब नहीं मिल पाएगा। फंडामेंटल राइट्स के कई सारे आर्टिकल्स उनको नहीं मिल पाएंगे। तमाम ऐसी चीज़ें हैं। इस वजह से लोग, सबसे पहली चीज़ तो बेसिक चीज़ ये होती है कि आप नागरिक होने चाहिए। और ये समस्या ना आप जा करके उससे पूछिएगा जिसके पास सिटीजनशिप नहीं है, वो कितना तड़पते हैं सिटीजनशिप के लिए, तब आपको समझ में आएगा कि इसकी कितनी अहमियत है। आपको या मुझे शायद उसकी अहमियत नहीं समझ में आएगी क्योंकि हम सिटीजन हैं यहाँ के, लेकिन अगर हम यूएस जाके रहें ना तो हमें इसकी सिटीजनशिप की अहमियत समझ में आएगी, क्योंकि हम वहाँ के सिटीजन्स नहीं होंगे, गवर्नमेंट हमको रिकॉग्नाइज़ नहीं करती होगी, तो हमें समझ में आएगा काश यहाँ के सिटीजन होते और ये इंश्योरेंस हमें मिल जाता, सरकार की तरफ से ये पेंशन हमें मिल जाती, ये मिल जाता, ये वेलफेयर स्कीम्स के हम हिस्सा होते। तब आपको फील होगा जब आप दूसरे देश में होंगे। तो उसी तरीके से जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, जो बांग्लादेशीस यहाँ पर आए हुए हैं लंबे समय से, अफगान्स जो यहाँ पर आए हुए हैं लंबे समय से रह रहे हैं, उनको जो चीज़ फील होती है
जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा डिस्टिंक्शन कहाँ पर आता है, मैं फंडामेंटल राइट्स का एग्जांपल लेकर के आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखो सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है कि कुछ राइट्स इंडिया में ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं और कुछ राइट्स ऐसे हैं जो सबको मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो राइट्स जो सबको मिल जाते हैं उसमें कौन कौन से राइट आते हैं, जैसे आर्टिकल 14 आता है उसमें, मतलब कि राइट टू इक्वालिटी। जैसे कि आर्टिकल 21 आता है उसमें, आर्टिकल 21 मतलब राइट टू लाइफ, राइट टू लिव इन इंडिया, पीसफुली आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मारे पीटेगा नहीं आपको। और प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट भी होता है उसमें कि भाई ज़बरदस्ती आपको कोई बिना ग्राउंड के अरेस्ट भी नहीं कर सकता, वो सब आपको राइट है। उसके अलावा आर्टिकल 32 का राइट है आपको, मतलब कि आप कोर्ट जा सकते हो भाई, आपके साथ कुछ भी गलत हुआ आप कोर्ट जा सकते हो, एटलीस्ट ये गुहार लगा सकते हो कि भाई हमें बचाओ सरकार, हम तो इस यहाँ के नागरिक भी नहीं हैं और लोग हमें परेशान कर रहे हैं और हमें अरेस्ट किया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है, कोई मार पीट रहा है, कोई किसी ने छीन लिया पीट दिया, इसके लिए आप सीधा कोर्ट जाइए। ये सारी राइट्स हैं आपके पास, मतलब रिट्स की सारी राइट है। उसके अलावा आप कोई भी प्रोफेशन कह रहा हूँ सॉरी, कोई भी रिलीजन आप प्रोफेस करते हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, आप पारसी हो, आप कोई भी रिलीजन प्रोफेस करते हो, आपके लिए पूरी छूट है। तो इसका भी राइट हर आदमी को यहाँ पर इंडिया में दिया जाता है। तो इतने आर्टिकल्स वो हैं फंडामेंटल राइट्स के जो सारे पर्सन्स के लिए अवेलेबल हैं इंडिया में। अब वो राइट्स जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं भारत में, उनमें जैसे कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे सबसे बड़ा राइट आता है आर्टिकल 15 का। आर्टिकल 15 बात करता है रिजर्वेशन इन एजुकेशन की, यहाँ पर मैं आर लिख रहा हूँ, आप फुल फॉर्म लिखिएगा। रिजर्वेशन इन एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कानून है वो आर्टिकल 15 के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट सिर्फ सिटीजन्स के पास है। ये लोग जो सिटीजन नहीं हैं, इंडिया में रह भी रहे हैं लेकिन अभी सिटीजन नहीं बने हैं, उनको ये रिजर्वेशन का राइट नहीं मिलता है एजुकेशन में। इसी तरीके से आर्टिकल 16 में जॉब्स, रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स, इसका भी राइट इन लोगों को नहीं मिलता है, इसको मैं आरजे लिख रहा हूँ। उसके अलावा आर्टिकल 19 यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू प्रोफेस, ये सारे जो राइट्स हैं ये आर्टिकल 19 के अंदर आते हैं। वो सारे हर नागरिक को नहीं, हर इंसान को नहीं मिलता, वो सिर्फ नागरिकों को मिलता है। तो ये सारे मोटे मोटे वो राइट्स हैं जो इन लोगों को, और आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ये सब वो राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं। ये आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, आगे चल करके आपके काम आएगा। तो इसीलिए लोग जो है वो मरते हैं सबसे पहली चीज़ तो सिटीजनशिप के लिए। आपने देखा होगा कि लोग जब जाते हैं यूएस वगैरह तो वहाँ पर वो सबसे ज़्यादा चीज़ वो मतलब लंबे समय से रह रहे हैं, 10 साल 15 साल। मैं ऐसे बहुत लोगों से मिल चुका हूँ क्योंकि मेरे जानने वाले बहुत लोग यूएस में हैं, रह रहे हैं, लंबे समय से रह रहे हैं। तो वो इस चीज़ के लिए मरते हैं कि यार सिटीजनशिप मिल जाए कैसे भी करके, बच्चे की वजह से ही मिल जाए, किसी चीज़ की वजह से मिल जाए, कुछ बहुत ऐसा काम कर दें कि सिटीजनशिप मिल जाए, बहुत बड़ा एसेट बन जाए यूएस के लिए, कुछ ऐसा बिजनेस कर दें वहाँ पर कि खुद ही गवर्नमेंट उनको मतलब ऑफ़र कर दे सिटीजनशिप। बट वो उनको सिटीजनशिप चाहिए वहाँ की, क्योंकि वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि अपॉर्चुनिटीज़ बेटर हैं। तो यहीं से डिबेट शुरू होती है कि क्यों किसी और कंट्री में सिटीजनशिप हमें चाहिए होती है। जैसे आपने देखा होगा कि केनिया वेनिया से लोग जो है, या अफ्रीका के बहुत सारे देशों से लोग जो है, मतलब पूरा इंग्लिश चैनल क्रॉस करके बोट पर, मतलब एक शिप पर आगे लटक के, बैठ के, झुक के, कैसे भी करके पहुंचना चाहते हैं यूके, यूएस, इन सब जगह जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बस वहाँ पर जा करके एक बेटर लाइफ जी सकें, सिर्फ इस वजह से। तो यहाँ से ही, इसी वजह से जो माइग्रेशन है, जो दूसरे देश में सिटीजनशिप लेने की हमारी इच्छा है, वहीं से सारी डिबेट्स शुरू होती हैं सिटीजनशिप से रिलेटेड। तो उन डिबेट्स को समझते हैं सबसे पहले कि क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से कोई इंसान दूसरे देश में जाता है। देखो, इसको मैं बाइफर्केशन 2 कारणों में करता हूँ। 2 कारणों में क्यों करता हूँ? मेरे हिसाब से इसके 2 ही मेजर कारण होते हैं जिसकी वजह से लोग दूसरे देशों में जा करके सिटीजन्स बनना चाहते हैं। पहला कारण इसका क्या है? पहला कारण सिंपल है इसका कि अपॉर्चुनिटी की तलाश में आप दूसरे देश में जाते हो। यहाँ पर मैं अपॉर्चुनिटी लिख रहा हूँ और इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, देखो समझो कि आप एक डायग्राम बनाते हैं, इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ क्या है कि एक जगह है, 2 देश हैं, मान लीजिए। इस तरीके के डायग्राम से आप इसको समझने की कोशिश करिए। 2 देश हैं और ये 2 देश के बीच की बाउंड्री है। एक देश है जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये पुअर है, और एक देश है ये रिच है, ठीक। और इस कंट्री को मान लीजिए हम C1 कह देते हैं, इस कंट्री को हम C2 कह देते हैं। तो अब मान लीजिए कि एक पर्सन यहाँ पर जन्म लेता है। अब जब ये पर्सन यहाँ पर जन्म लेता है पुअर कंट्री में, तो इसको पता है कि मेरे पास यार कोई राइट नहीं है। मतलब कि मैं, एक तो हमारा पूरा देश गरीब है, देश में रोज़ मारकाट मचा हुआ है, यहाँ पर जीने के लिए संसाधन नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं हैं, इंश्योरेंस नहीं है लाइफ के, बचने की, मेरे बच्चे के बचने की जो मतलब समस्या है वो भी पता नहीं है कि बचेगा नहीं बचेगा, मोर्टेलिटी रेट बहुत लो है।
तमाम दिक्कतें हैं, तमाम वहाँ पर दिक्कत है, उसको पता है। और वहीं बगल वाले देश में वो देख रहा है कि यार बगल में मेरे जो देश है ये तो कितना समृद्ध देश है, कितना बढ़िया है, यहाँ पर लाइफस्टाइल इतना है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, क्या गजब का देश है यार ये तो। मतलब यहाँ पर अगर हम चले जाते हैं तो यहाँ पर हमें इंश्योरेंस भी मिलेगा, हॉस्पिटल भी है वहाँ पर, हॉस्पिटल में हमारा इलाज भी हो पाएगा, हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा भी मिल पाएगी, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट की भी ज़्यादा हैं, हर चीज़ में उसको एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिखती है दूसरे देश में। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से इस पुअर कंट्री से लोग जो है वो लगातार मूव करेंगे इस रिच कंट्री की तरफ। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल कौन है? इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है मैक्सिको। मैक्सिको और यूएसए दोनों आपसी देश हैं, मतलब दोनों पड़ोसी देश हैं। और आपने देखा होगा कि मैक्सिको से दुनिया भर के लोग जो है वो यूएस में घुसने की कोशिश करते हैं। तभी तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्यों है माइग्रेशन, इसी वजह से। डोनाल्ड ट्रंप क्यों कह रहे हैं कि हम मैक्सिको और यूएस के बॉर्डर पर पूरा वॉल बना देंगे? क्यों वॉल बनाने को कह रहे हैं? क्योंकि लोगों को बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है यूएस में, इसलिए वो यूएस में बाउंड्री टाप के, मतलब बॉर्डर टाप के घुसते हैं, डंकी मार के लोग यूएस पहुंचते हैं। तमाम तरीके हैं यूएस पहुंचने के, लोग किसी भी तरीके से बस चाहते हैं कि यूएस में घुस जाएं एक बार, क्योंकि वहाँ पर अपॉर्चुनिटी बेटर है, लाइफ इंश्योरेंसेस हैं, तमाम एजुकेशन के राइट्स हैं, गवर्नमेंट पेंशन्स देती है। सब कोशिश करके लोग चाहते हैं कि बस किसी तरीके से एक बेटर कंट्री में पहुँच पाएँ। सेम हाल इंडिया का है। इंडिया में आप देखो कि जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ज़्यादातर नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं गरीब हैं, बहुत बुरी स्थिति है। पाकिस्तान की स्थिति देख लो, आप बांग्लादेश की स्थिति देख लो। एक यूट्यूबर था, मैंने इसको कवर भी किया था, बांग्लादेशी यूट्यूबर था, और वो पूरा रास्ता दिखा रहा था कि कैसे टनल के बीच में से अंदर से निकल करके हम भारत पहुंच सकते हैं, कैसे कुछ करके हम इंडिया पहुंच सकते हैं। वो सब तमाम पूरी चीज़ें उसने दिखाई हुई है। तो क्यों वो इंडिया आना चाहते हैं लोग, मतलब इतना रिस्क लेके भाई इंडिया आ रहे हैं क्यों? क्योंकि इंडिया में लाइफस्टाइल अच्छा है, बेटर है, एजुकेशन सिस्टम बेटर है, हर चीज़ बेटर है बांग्लादेश से। ठीक वैसे ही श्रीलंका का हाल है। श्रीलंका से लोग भाग करके भारत आना चाहते हैं, पाकिस्तान से लोग भारत आना चाहते हैं, नेपाल का वही स्थिति है। नेपाल से लोग देखो, आप बहुत सारे नेपालीज को आपने देखा होगा, जो नेपाली सिटीजन्स हैं बेचारे, वो इंडिया आते हैं। और बहुत लोग, क्योंकि अब उनको वो इलीगली नहीं आ सकते, मतलब उनको तो कुछ चाहिए ही नहीं डॉक्यूमेंट इंडिया आने के लिए, लेकिन वो इंडिया में आके क्यों रह रहे हैं? क्योंकि उनको बेटर अपॉर्चुनिटी इंडिया में मिलती है, इस वजह से वो इंडिया आकर के रहते हैं। वो अब आज भी नेपाली सिटीजन है, लेकिन उनको कोई वीज़ा नहीं चाहिए, वो कभी भी इंडिया एंटर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इंडिया में काम वाम कर सकते हैं आराम से, तो आकर के रहते हैं। बहुत लोग लंबे समय तक यहाँ पर रह जाते हैं, यहाँ के नागरिक भी बन जाते हैं। अभी मैं वो सब आगे समझाऊंगा आपको। तो इस वजह से पहला तो कारण इसीलिए मैंने अपॉर्चुनिटी का रखा है। दूसरा कारण यहाँ पर मैं रखता हूँ, वो दूसरा कारण मुझे लगता है परसिक्यूशन का। परसिक्यूशन क्या होता है? मतलब कि समझ लीजिए कम्युनिटी है जो कि अपने देश में बहुत ही स्थिति खराब है, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल कि इसमें मैं हिंदूज़ को रखता हूँ, हिंदूज़ ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में हिंदूज़ के साथ क्या हुआ? हिंदूज़ के साथ परसिक्यूशन हुआ वहाँ पर लंबे समय तक, और इसी वजह से बहुत सारे हिंदूज़ जो हैं वो वापस इंडिया आ गए, वो इंडिया आए। उसके अलावा जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, सिख जो हैं वो लंबे समय से जो पाकिस्तान में थे, उनके साथ वहाँ पर प्रॉब्लम हुई, वो इंडिया चले आए। पारसीज़ इंडिया आ गए, सिंधीज़ इंडिया आ गए। सिंध के जो लोग थे ना, जो पाकिस्तान में आज की डेट में सिंध चला गया पार्टीशन के बाद, उसी कम्युनिटी को यहाँ पर इंडिया में सिंधी कहते हैं। उस सिंध में रहते थे, वहाँ के निवासी थे, और वो लोग परसिक्यूशन के बाद बड़ी मात्रा में इंडिया में आकर के बसे पार्टीशन के बाद। तो वो लोग हैं सिंधीज़ को आप इसमें ले सकते हो। तो परसिक्यूशन मतलब कि प्रताड़ित किया जा रहा है वहाँ की सरकार द्वारा या वहाँ के लोगों द्वारा उन लोगों को, उस कम्युनिटी को, और इस वजह से वो कम्युनिटीज़ जो हैं वो इंडिया में लगातार आ रही हैं और इंडिया में आकर के रह रही हैं। उसी को कहते हैं परसिक्यूशन के बेस पर भी आप इंडिया में आते हो। अब यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। जैसे रोहिंग्या मुस्लिम्स का केस आया। अब रोहिंग्या मुस्लिम्स क्यों भाग करके म्यांमार से भारत में घुस गए, या पहले म्यांमार से भागे, बांग्लादेश में गए, फिर वहाँ से भारत में आए? क्यों ये सब हुआ? परसिक्यूशन की वजह से। रोहिंग्या मुस्लिम्स का वहाँ पर अराकान से लड़ाई हुई। अराकान लिबरेशन आर्मी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका नाम शायद वही है, उसने मार के भगाना शुरू किया रोहिंग्या मुस्लिम्स को। और फिर रोहिंग्या मुस्लिम जो है वो भागे अपने वहाँ से, म्यांमार से, और फिर दूसरे देश में बसे, फिर आकर के इंडिया में कहीं कहीं पर टीन टप्पर डाल करके रह रहे हैं। एक रेफ्यूजी स्टेटस भी नहीं है, लेकिन फिर भी रह रहे हैं। तो ये सब समस्या जो है वो परसिक्यूशन की वजह से हुई है। तो दो तरीके की प्रॉब्लम है। एक तो हम खुद जाना चाहते हैं दूसरे देश में बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में, और एक तो अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। अब हम कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल व्यक्ति तो हैं नहीं कि हम सरकार से असाइलम का सीख करें। अब जैसे मान लीजिए शेख हसीना जी हैं। शेख हसीना जी अगर बांग्लादेश में आज की डेट में रहती, तो जो आपने देखा जिस तरीके से वो प्रोटेस्ट हुए, जिस तरीके का हाल था, तो उनको तो मार दिया जाता। तो क्योंकि वो पीएम लेवल की व्यक्ति, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया इंडियन गवर्नमेंट से, भाई हमको असाइलम दो। इंडियन गवर्नमेंट उनको असाइलम दी, रखा। अभी तक वो यहीं भारत में ही रह रही हैं, किसी को उनकी लोकेशन तक नहीं पता, पूरी सिक्योरिटी भी सरकार ने दी है। लेकिन आम आदमी का क्या? आम आदमी तो भाई भाग करके आएगा अपनी जान बचाने के लिए। तो वैसे ही ये लोग परसिक्यूशन के डर से
आते हैं भारत में और भारत में रहते हैं उस तरीके से। अब यहाँ पर हिंदूज ऑफ पाकिस्तान जो लिखा है, अब तो ये लोग सिटीजन हैं क्योंकि ये पहले ही आ गए थे उस समय पर, पार्टीशन के बाद ही। उसको मैं अभी आगे समझाऊंगा कैसे इनको सिटीजनशिप दी गई थी। सिख्स का भी वही हाल है कि उनको भी सिटीजनशिप यहाँ पर दे दी गई थी। बाकी रोहिंग्या मुस्लिम्स के आप एग्जाम्पल ले सकते हो, इन लोग का एग्जाम्पल ले सकते हो कि ये परसिक्यूशन की वजह से सताए लोग हैं, माइनॉरिटी में थे अपनी उस कंट्री में और उसके बाद भाग करके वहाँ पे आए। तो ये यहाँ से डिबेट शुरू होती है, यहाँ से लोगों, अब जो लोग हैं दुनिया भर के, मान लो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे आप श्रीलंका को ले लीजिए, बांग्लादेश को ले लीजिए, पाकिस्तान को ले लीजिए, यहाँ से जो लोग आ रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जब ये किसी देश में जाएंगे, वैसे ही हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम्स उनको दी जाएं, वो बटेगा, फिर वहाँ की डेमोग्राफी चेंज होने का डर, तमाम डर रहते हैं, तमाम टेंशन रहती है। तो सरकार इतना खुल के परसिक्यूटेड लोगों को अपने यहाँ पर सिटीजनशिप दे दे, इसके ऊपर भी बहुत सवाल होते हैं और यहीं से इश्यूज शुरू होते हैं। और यहीं का इशू जो है वो असम से रिलेटेड है, जिसको हम आगे चल करके अभी डिस्कस करेंगे। यहीं का इशू जो है वो बांग्लादेश से रिलेटेड है, जिसको हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे। सिक्किम से रिलेटेड है, जिसको डिस्कस करेंगे। त्रिपुरा का इशू है एक, उसको डिस्कस करेंगे। इस सब इशूज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आप सबसे पहले तो ये समझ लो कि एक देश में कितने तरीके के लोग कितने तरीके के लोग रह रहे होंगे संभवतः। एक अगर आप देश देखो तो कितने तरीके के लोग उसमें रह रहे होंगे, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके मैंने 3 बाइफर्केशंस किए हुए हैं और ये 3 बाइफर्केशंस को अगर आप समझ लेते हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक देश की सीमा में कितने तरीके के लोग जो हैं वो रह रहे हैं। अब देखिए, एक तो ये है कि भाई सिटीजन जो है जिस देश का, जैसे मान लीजिए इंडिया के जितने सिटीजन हैं वो इंडिया में रह रहे हैं, या एनआरआईज हैं जो सिटीजन इंडिया के हैं लेकिन वर्क परमिट पे बाहर गए हुए हैं और वहाँ पर काम वाम कर रहे हैं, उनकी बात अलग है, उनको एनआरआईज कहते हैं, वो लोग सिटीजन हैं। तो एक तो सिटीजन के बारे में आपको डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ कि सिटीजन कौन लोग होते हैं और ये क्या राइट होता है, ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो उसको रिपीट नहीं करते हैं। दूसरे तरीके के लोग जो भारत की सीमा में रह रहे होंगे वो एलियन या फॉरेनर्स कह सकते हो आप उनको। अब ये एलियन वो स्पेस वाला एलियन मत समझ लेना, ठीक है। ये एलियन मतलब कि जो दूसरे देश का है, या फॉरेनर जो दूसरे देश का है। और तीसरा इसका जो बाइफर्केशन है वो स्टेटलेस लोगों का है, जिसको मैं आपको अभी आगे समझाता हूँ। सबसे पहले फॉरेनर्स को समझ लेते हैं, कितने तरीके के फॉरेनर्स हो सकते हैं किसी देश में। जैसे भारत का ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक तो वो फॉरेनर हो गया जो लीगली इंडिया में आया हुआ हो, इसको मैं लीगल फॉरेनर कह रहा हूँ। अब लीगल फॉरेनर कौन लोग हैं? सिंपली क्या है कि उनके पास वीज़ा है भारत का। मतलब फॉर एग्जाम्पल 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा पासपोर्ट। पासपोर्ट वो डॉक्यूमेंट होता है जो हम जिस देश के सिटीजन होते हैं वहीं की सरकार हमारे लिए इशू करती है। जैसे भारत का मैं सिटीजन हूँ तो इंडिया की गवर्नमेंट मुझे एक पासपोर्ट दी होगी जिसके ऊपर लिखा होगा पासपोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, वो मेरी सिटीजनशिप है। अब मैं जाना चाहता हूँ यूएस, तो यूएस जाने के लिए मुझे यूएस की सरकार से परमिशन लेनी होगी, तभी तो वो एंट्री देंगे मुझे। तो मुझे यूएस की गवर्नमेंट से एक वीज़ा लेना पड़ेगा। ठीक वैसे ही मान लो किसी को इंडिया में आना है और वीज़ा फ्री एंट्री क्या होता है? अब ये क्या चिड़िया का नाम है, इसको भी समझ लो। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनको ज़्यादातर देशों में वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है। जैसे कोई यूएस का सिटीजन है तो उसको अगर ज़्यादातर देशों में जाना है तो उसकी वीज़ा फ्री एंट्री है, मतलब उसको उस देश की परमिशन, मतलब वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा, उसकी परमिशन नहीं लेनी है। वो सिर्फ एयरपोर्ट पे पहुँचे, सिक्योरिटीज़ को ये दिखा दे कि भाई मैं यूएस का सिटीजन हूँ, अपना कोई भी कार्ड दिखा दे या पासपोर्ट दिखा दे अपना कि मैं यूएस का सिटीजन हूँ, एंट्री मिल जाएगी। उसको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, उसको वीज़ा फ्री एंट्री कहते हैं। लेकिन जहाँ वीज़ा फ्री एंट्री नहीं होती है वहाँ पर आपको हर बार जाने के लिए वीज़ा लेना होता है। तो मुझे दुबई जाना है तो मुझे वीज़ा लेना होगा, मुझे वीज़ा लगवाना होगा, फिर मैं जा पाऊँगा। मुझे यूएस जाना है तो मुझे वीज़ा लेना होगा हर बार, और वो वीज़ा मेरा अप्रूव होगा तब वहाँ पर मैं पहुँच पाऊँगा। तो इसी तरीके से जिसके पास वीज़ा है और वो वीज़ा के तहत इंडिया में आया है या वीज़ा फ्री एंट्री है, वो उस कंट्री का नागरिक है जिसको वीज़ा फ्री हमने दिया हुआ है, तो वो ज़्यादातर जापान और यूएस का आप देखोगे ना, इनके नागरिकों को ज़्यादातर देशों में वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है। तो वो लीगल फॉरेनर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके बाद होता है इसमें कि वर्क परमिट पे कोई आ गया हो इंडिया में, वर्क परमिट पे, इसको मैं डब्ल्यू परमिट लिख रहा हूँ, आप फुल फॉर्म लिखिएगा इसका। तो वर्क परमिट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई कंपनी है यूएस की और मुझे उसने हायर कर लिया, मैं इंडियन सिटीजन हूँ, मुझे उस कंपनी ने हायर कर लिया, तो वो कंपनी क्या करेगी, मेरा एक वर्क परमिट बनवाएगी, वीज़ा के साथ में वर्क परमिट होगा जिसमें मेरे नंबर ऑफ़ ईयर्स लिखे होंगे कि मैं कितने साल के लिए वो कंपनी मुझे हायर कर रही है। सपोज मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 3 साल का, तो वो कंपनी मुझे 3 साल के लिए हायर कर ले रही है, तो वो उसमें मेंशन करेगी कि 3 साल के लिए इनको हायर कर लिया है, सो मिस्टर सो एंड सो, और मैं वर्क परमिट पे उस कंट्री में गया हूँ, तो मतलब मैं लीगल फॉरेनर हूँ उस कंट्री में, मतलब मेरे पास सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ साथ में।
और एक कैटेगरी और होती है जिसको मैं यहाँ लिख देता हूँ आगे, इसको कहते हैं OCC। अब ये OCC जैसे हमने बोला था ना कि ओवरसीज सिटीजन कार्ड होल्डर, ये ओवरसीज सिटीजन कार्ड होल्डर क्या है, इसकी सुविधा भारत में है। इसका क्या मतलब होता है कि मान लीजिए कोई इंडियन सिटीजन नहीं है लेकिन वो भारतीय मूल का व्यक्ति है, ऐसे फॉर एग्जांपल ऋषि सुनक, अब वो सिटीजन इंडिया के तो नहीं है लेकिन वो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, तो उस केस में उनको OCC कार्ड दे दिया जाएगा कि आपको हर बार इंडिया में आने के लिए या अपने इन लॉज या अपने जानने वालों के लिए विजिट करने के लिए ज़रूरत नहीं है कि आप बार बार वीज़ा लगाएं इंडिया में आइए। आप OCC कार्ड होल्डर हैं, आप सिंपली आइए भारत और सिर्फ OCC कार्ड अपना दिखाइए सिक्योरिटी पर, आप जाइए मज़े से करिए, आप भारत में कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको कहते हैं OCC, वो भी लीगल है। अब दूसरी जो कैटेगरी होती है इसमें फॉरेनर्स की, उसमें आते हैं इलीगल फॉरेनर्स, और ये समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या के जड़ होते हैं ये इलीगल फॉरेनर्स। यहाँ पर इसको मैं लिखता हूँ, इलीगल फॉरेनर्स कहते हैं हम इनको। अब इलीगल फॉरेनर्स कौन लोग होते हैं? इलीगल फॉरेनर्स वही लोग होते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मतलब ये बिना वीज़ा के घुस गए हैं। जैसे बांग्लादेश से कोई व्यक्ति आ गया है, वो दिखा रहा था ना वो यूट्यूबर की, टनल के अंदर से निकल के जाइए, तारों के नीचे से टाप के जाइए। वो कौन सी एक मूवी थी सलमान खान की जिसमें वो कैसे आए हो, कैसे घुसे हो पाकिस्तान में, तो कहता है तारों के नीचे से घुस के आया हूँ और टनल लेके आया हूँ। जैसे भी तो टनल के दीवार फान के आ गए, तार के नीचे से चले आए, टनल कूद के चले आए, बिना डॉक्यूमेंट के, बिना वीज़ा के, बस चल दिए, धरती है खुदा की, चल दिए उस पर, तो वो इलीगल फॉरेनर्स हो गए। और कैसे हो सकते हैं? मान लो कोई वर्क परमिट पर आया है इंडिया, और उसका क्या है कि वर्क परमिट जो है वो एक्सपायर कर चुका है। मान लो सपोज मैं यूएस गया, अब मैं यूएस गया और यूएस में मेरा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, लेकिन अब मेरा मन नहीं है भारत वापस जाने का, तो मैंने क्या किया कि मैं वहीं छुप गया हूँ। अब कैसे सरकार को कैसे पता करेंगे, इतने लोग आते जाते हैं, कैसे पता करेंगे कहाँ कौन रह रहा है, कहाँ छुपा है, और मैं दूसरी जगह एड्रेस चेंज करके दूसरी जगह जाके रह के छुप गया हूँ, कहाँ खोजोगे, इतना बड़ा देश है। तो मेरा एग्जैक्टली ये जो वर्क परमिट है वो एक्सपायर हो चुका है और अब मैं इलीगल फॉरेनर बन चुका हूँ वहाँ पर। जिस दिन पकड़ लिया जाएगा मुझे सीधा डिपोर्ट करेंगे, सीधा 2000 जहाँ पर लगाएंगे और सीधा डिपोर्ट करेंगे अपने देश। ऐसा भी होता है, इंडिया में भी होता है कि लोग वर्क परमिट पे आते हैं उसके बाद यहीं छिप जाते हैं। बहुत सारे जो वेस्ट इंडीज़ से, मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सारे, आपको दिल्ली में ही बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो वर्क परमिट पे आए हैं। जैसे मैंने देखा है, एक जगह है दिल्ली में, मैं जब जामिया में था उस टाइम पर, जामिया के आसपास की एक जगह है, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे अफ़गान लोग थे जो वर्क परमिट पे आए या स्टूडेंट वीज़ा पर आए हैं और उनका डिग्री विग्री ख़त्म हो गया है, लेकिन वो अपने देश वापस नहीं गए, वो छुप गए हैं। ऐसे एक फ्रेंड ही है मेरा, मतलब फ्रेंड क्या है, मतलब जानने वाला है मेरा व्यक्ति एक, तो उसने मुझे बताया कि मेरा स्टूडेंट वीज़ा तो ख़त्म हो चुका है और मैं अब तो छिप के रह रहा हूँ, जिस दिन पकड़ लिया तो डिपोर्ट कर दिया जाऊँगा। ऐसे बहुत सारे अफ्रीका के भी लोग हैं जो भारत में, मतलब वर्क परमिट उनका ख़त्म हो चुका है तब भी रह रहे हैं, हॉस्पिटल में काम करते थे, वर्क परमिट ख़त्म हो गया है तो अब छोटा मोटा कहीं काम पकड़ लिया है जहाँ पर इस परमिट वर्मिट की ज़रूरत ना हो, और बस रह रहे हैं एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए भारत में, दिल्ली में, और वो अपने देश नहीं जाना चाहते हैं, तो वो भी इलीगल फॉरेनर्स की कैटेगरी में ही आएंगे। और तीसरी एक कैटेगरी होती है, वो होती है इलीगल इमिग्रेंट्स की। यहाँ पर यहीं पर लिख देता हूँ, और यही प्रॉब्लम करती है। इलीगल इमिग्रेंट्स कौन है? वही जो दीवार टाप वाप के आ गए हैं, इनको हम इलीगल इमिग्रेंट्स कहते हैं या इलीगल माइग्रेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये यही वो रोहिंग्या जो पूरा आए हैं ना, घुसे हैं भारत में, ये लोग वही हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं ये। इनको सरकार ने नहीं बुलाया है, ना ही सरकार ने कहा है कि आप आइए और हमारे यहाँ रहिए और हमारे ऊपर ये करिए, लेकिन ये लोग घुस गए हैं किसी तरीके से, और अब इंडिया के लिए ये लोग बहुत बड़ी समस्या बन गए हैं। और एक तो ये लोग, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि स्टेटलेस भी हैं, तो अब इंडिया की सरकार वैसे भी इनको नहीं निकाल सकती है, कहाँ भेजेगी इनको? तो यही तीसरी कैटेगरी होती है स्टेटलेस की, मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगा। इसी में एक कैटेगरी आती है दूसरी वाले में ही, इलीगल फॉरेनर्स में ही, रेफ्यूजी या असाइलम की कैटेगरी आती है। अब शेख हसीना का सबसे बड़ा अभी एग्जाम्पल है, इसलिए मैं आपको ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखो, इसमें 2 टर्म होते हैं, एक रेफ्यूजी होता है और एक असाइलम होता है। तो असाइलम और रेफ्यूजी में थोड़ा सा फ़र्क है। असाइलम सीकर मतलब क्या है कि वो व्यक्ति जो कि आपके कंट्री में आ करके असाइलम सीक कर रहा है, और जब आप असाइलम किसी को दे देते हो तब जा करके वो रेफ्यूजी बन जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल शेख हसीना जी हैं। शेख हसीना जी को अभी हमारी कंट्री ने ऑफिशियली रेफ्यूजी माना नहीं है, अभी वो रेफ्यूजी नहीं है, अभी वो सिर्फ असाइलम सीकर हैं, अभी वो देख रही हैं, अभी सिर्फ उनको हमने शरण दिया हुआ है, वो देख रही हैं कि यूके में जा करके, देखो यूके के असाइलम के लिए उन्होंने अप्लाई भी किया था लेकिन वो रिजेक्ट हो गया। उसके पीछे का कारण था क्योंकि यूके ये नियम लगाता है कि जब आप असाइलम सीक कर रहे हो तो आप यूके की धरती पर होने चाहिए, मतलब वहाँ पर आप प्रेजेंट होने चाहिए, तो उस बेसिस पर उसने रिजेक्ट कर दिया है। तो ये कैटेगरी होती है रेफ्यूजीज़ की। अब जैसे इंडिया में जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, उनका पूरा जो प्रोटेस्ट है आप देखो,
उनकी डिमांड क्या है? उनकी डिमांड है कि भाई हमें रेफ्यूजी स्टेटस दे दो, एटलीस्ट हमें सिटीजनशिप मत दो लेकिन रेफ्यूजी स्टेटस तो दे दो। इंडिया ने अभी तक उनको ऑफिशियली रेफ्यूजी स्टेटस भी नहीं दिया है। जो अफगान्स रह रहे हैं उनको भी रेफ्यूजी स्टेटस नहीं मिला है, वो सिर्फ रह रहे हैं यहाँ पर, उनके पास कोई राइट्स नहीं है। रेफ्यूजी स्टेटस क्यों मांग रहे हैं ये रोहिंग्या मुस्लिम्स, आप समझो इस चीज़ को, और हम क्यों नहीं दे रहे हैं। देखो इसके पीछे का कारण समझाता हूँ आपको। 1951 में, इफ़ आई एम करेक्ट, तो 1951 में एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर रेफ्यूजीज, UNSCFR, इफ़ आई एम करेक्ट, यस, UNCFR हुआ था, जो कि UN का एक कन्वेंशन था रेफ्यूजीज़ के लिए, कि रेफ्यूजी अगर किसी भी कंट्री में जाते हैं उनको ये बेसिक राइट्स मिलने चाहिए। इस कन्वेंशन में डिसाइड हुआ, 145 सिग्नेटरीज थी इनकी, इंडिया ने इस पर साइन नहीं किया, इंडिया इसकी ऑफिशियल सिग्नेटरी नहीं है। क्यों नहीं साइन किया? उसके पीछे का कारण है भाई। कारण ये है कि देखो, सबसे पहली चीज़ ना कि भाई अभी हम आज़ाद हुए हैं 47 में, 50 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया है, और अभी हम दूसरे देशों से रेफ्यूजी भी लेने लग गए। अभी हमारे पास खुद ही अपना देश चलाने के लिए पैसा नहीं है। आपको मैंने बेसिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया कि क्या स्थिति थी गवर्नमेंट की, 5 ईयर प्लान नहीं लागू हो पा रहे हैं, सरकार के पास मतलब ज़मीनें नहीं हैं, लड़ाई चल रही है, अंदर ही इतनी प्रॉब्लम है भाई हमारे देश में। अभी हम बाहर के देश के लोगों को लेकर के और बर्डन कैसे बढ़ा लें? तो इस वजह से इंडिया ने उस समय पर इस कन्वेंशन को रेटिफाई नहीं किया था। उसके बाद एक और प्रोटोकॉल साइन हुआ था 1967 में, उसको भी इंडिया ने साइन नहीं किया था। तो ये दोनों हमने साइन नहीं किया हुआ है। तो मतलब कि हम UN के किसी भी लॉ से बाध्य नहीं है कि हम ज़बरदस्ती किसी को रेफ्यूजी स्टेटस दें अपने यहाँ पर। ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को रेफ्यूजी स्टेटस अपने यहाँ पर दें। अगर किसी को रेफ्यूजी स्टेटस चाहिए तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है हमसे, और ये भारत की सरकार का डिस्क्रिशन है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट का डिस्क्रिशन है कि वो उसको रेफ्यूजी स्टेटस दे रही है या नहीं दे रही है। सिंपल सी बात है इतनी। तो यहाँ पर ये हमने साइन नहीं किया, इसी वजह से हम रोहिंग्या मुस्लिम्स को अभी तक हमने रेफ्यूजी स्टेटस नहीं दिया। अब वो रोहिंग्या मुस्लिम्स रेफ्यूजी स्टेटस क्यों चाहते हैं? क्योंकि जब उनको रेफ्यूजी स्टेटस मिल जाएगा तो उनके पास ये राइट होगा कि वो अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं, वो अपना पैन कार्ड बनवा सकते हैं, और जब आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवा सकते हैं और बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो मतलब वो इंडिया की किसी भी वेलफेयर स्कीम्स का फ़ायदा भी ले सकते हैं। फिर मतलब एक तरीके से वो इंडिया के मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं। तो इस वजह से वो रेफ्यूजी स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं। और आपने जितना दुनिया भर का प्रोटेस्ट देखा है रोहिंग्या के सपोर्ट्स में, आप देखो उसमें वो यही लिखा हुआ है कि गिव एटलीस्ट गिव द रिफ्यूजी स्टेटस। तो ये वो डिमांड कर रहे हैं रोहिंग्या मुस्लिम्स जो भारत में रह रहे हैं, नूह में हैं और दिल्ली में हैं, तमाम जगह पर अपना टीन वीन डाल के, आपको पता है कि वो रह रहे हैं अभी सिर्फ इस वजह से, और सरकार उनको अलाउ कर रही है सिर्फ रहने के लिए, लेकिन रेफ्यूजी स्टेटस अभी तक उनको नहीं दिया गया है। तीसरे जो किस्म के व्यक्ति होते हैं जो किसी देश में रहते हैं, उनको कहते हैं स्टेटलेस, और ये सबसे खतरनाक कैटेगरी है। भगवान करे कोई इस स्टेटलेस कैटेगरी में ना आए। ये इतनी डेंजरस कैटेगरी है कि आप इसके लिए मतलब आप कहीं के सिटीजन नहीं हो। उसके अलावा स्टेटलेस का सिंपल मतलब है कि आप अभी फ़िलहाल किसी भी कंट्री के सिटीजन नहीं हो। इसके लिए एक बहुत अच्छी मूवी है जो मैंने देखी थी, द टर्मिनल मैन नाम की, आई थिंक इफ़ आई एम करेक्ट, द टर्मिनल मैन नाम की एक मूवी थी, जहाँ पर वो व्यक्ति जो है एक कंट्री का सिटीज़न होता है, वहाँ पर परसिक्यूशन होता है, कुछ होता है, उसको सिटीजनशिप उसकी चली जाती है, दूसरी कंट्री में उसकी बात हो गई है और वहाँ जा रहा है वो सिटीजनशिप के लिए, और बीच में उसके डॉक्यूमेंट्स खो जाते हैं। मतलब उसको वो प्रूव नहीं कर पाता है कि मैं इस कंट्री का सिटीजन था और परसिक्यूशन के बेसिस पर मैं आपकी कंट्री में असाइलम लेने आ रहा हूँ, और वो बेचारा फंस जाता है। और वो फिर अपनी ज़िंदगी के 30 साल, और ये सच की कहानी है, वो ज़िंदगी के 30 साल अपने एयरपोर्ट पे गुजारता है। बहुत मार्मिक कहानी है, उसको आप देखिएगा, द टर्मिनल मैन नाम है उसका, उसको ज़रूर से देखिएगा। तो वो स्टेटलेस की कैटेगरी होती है कि जो कहीं का सिटीजन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसमें मैं सबसे अच्छा एग्जांपल जो लेकर के समझाता हूँ, श्रीलंका का एग्जांपल है। श्रीलंका में क्या हुआ कि जब श्रीलंका आज़ाद हुआ तो श्रीलंका में एक एक्ट आया जो कि है सीलोन सिटीजनशिप एक्ट। अब उस सिलोन सिटीजनशिप एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ ना तमिल्स का। तो उस सिलोन सिटीजनशिप एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, जो वहाँ पर तमिल्स जो कि माइनॉरिटीज़ थे, उनको रातों रात उनकी सिटीजनशिप ही छीन ली गई। मतलब कि उस सिलोन सिटीजनशिप एक्ट में मेंशन था कि कौन कौन श्रीलंका का सिटीजन होगा, उसमें सारी कम्युनिटीज़ लिख दी गई, तमिल्स को इंक्लूड ही नहीं किया गया, और रातों रात तमिल्स की सिटीजनशिप चली गई। अब वो बेचारे रातों रात स्टेटलेस हो गए। फिर वो इंडिया में आए, उन्होंने असाइलम सीख किया, और इंडिया की सरकार ने तमिल्स को ऑफिशियली रेफ्यूजी स्टेटस दिया कि भाई जब तक आपका इशू रिजॉल्व नहीं होता आप इंडिया में रह सकते हैं। और इंडिया की सरकार ने ऐसा बहुत बार किया, कुछ अफगान्स के साथ भी किया है कई बार, जिनको रेफ्यूजी माना है कुछ कम्युनिटीज़ को। तो बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी हैं जिनको रेफ्यूजी माना है, भाई को माना है रेफ्यूजी। तो इस तरीके से उनको ऑफिशियल रेफ्यूजी स्टेटस दिया गया है कि कम से कम आप जीवन व्यापन करने के लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो इंडिया में आपके बन सकते हैं। तो तमिल्स का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है श्रीलंका का। यही हाल बर्मा में था। रोहिंग्यास का यही हाल है, स्टेटलेस हैं वो आज की डेट में, ना वो अपने देश के नागरिक हैं,
ना वो भी किसी और देश के नागरिक हैं, वो स्टेटलेस हैं बेचारे। सीरिया के बहुत सारे लोग का ऐसा हुआ, वो स्टेटलेस हैं बेचारे, वो किसी देश के नागरिक नहीं हैं अभी फ़िलहाल के तौर पर। तो इसी को कहते हैं स्टेटलेस। तो ये 3 कैटेगरी मैंने बाइफर्केट की है। एक तो सिटीजन अपने देश का, वो तो रहता ही है, उसके पास सारे राइट्स होते हैं। एक एलियन या फॉरेनर रह सकता है उसमें लीगल इलीगल सब आ जाते हैं उसमें, रेफ्यूजी। और तीसरा स्टेटलेस कैटेगरी आ जाती है। अब ये तो हमने समझ लिया कि कौन एक कंट्री में रह सकता है, कौन कौन उसका पार्ट हो सकता है। अब यहाँ पर आते हैं जो हमारी असली डिबेट शुरू होती है, जो असली हमें समझना है, वो हमें समझना है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में। तो सिटीजनशिप का बहुत बेसिक प्रोविजंस हैं जो आपको समझने बहुत आसान है, और जितना आसान मैं कह रहा हूँ उतना आसान मान करके मत चलिएगा, उतना आसान भी नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन बीच में अगर आप थक जाते हैं तो इस लेक्चर को पॉज कर लेना, पानी वानी पीना, आराम करना, फिर समझना। लेकिन समझने में कोई बहुत दिक्कत आपको नहीं आएगी, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और मैं बहुत एग्जांपल्स लेकर के आपको समझाऊंगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस नाम सुन करके मत डर जाइएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जब आप सिटीजनशिप से रिलेटेड देखोगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो सिटीजनशिप से डील करते हैं। और इस अगर आपको सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी इशू है तो सीधा आप जाइए आर्टिकल 5 to 11 चेक कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि वो है कि नहीं है। और इसमें इम्पॉर्टेंटली हमको 4 आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं, 5, 6, 7, 8। उसके अलावा 9, 10, 11 थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल 5 देखें। अब इसमें क्या डिस्कस किया है, मतलब इसमें डिस्कस बेसिकली ये किया है कि कौन सिटीजन होगा। जैसे मान लो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा है 26 जनवरी 1950 को पूरा, लेकिन हमने कुछ पार्ट जो है वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू करा लिए थे। उनमें कौन कौन से आर्टिकल्स थे? उसमें आर्टिकल 5 था एक, तो उसके अंदर आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, ये सारे आर्टिकल्स वो आर्टिकल हैं जो कि हमने पहले ही लागू करवा लिए थे। उसका पीछे का कारण था ना कि कहीं जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से लागू हो जाए तो कहीं भी ये डिबेट ना रहे कि भाई सिटीजन कौन है कौन नहीं है, इसके ऊपर ही क्लैरिटी नहीं है और उसके लिए अलग से फिर एक्ट लाना पड़े। तो इसीलिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन कर दिया कि कौन सिटीजन होगा और कौन नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो लागू होने के पहले ही हमने ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन कर रखी थी। तो अब इसमें जो आर्टिकल 5, 6, 7 और 8 हम डिस्कस करेंगे, इसमें यही डिस्कस किया हुआ है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा है, यानी कि 26 नवंबर 1949, या आप डेट ले लो 26 जनवरी 1950, तो इस दिन तक कौन इंडिया का सिटीजन है कौन नहीं है, इसके ऊपर की जो क्लैरिटी है वो इन आर्टिकल्स में दी हुई है। जैसे आर्टिकल 5 क्या बोलता है? आर्टिकल 5 कहता है सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल। डोमिसाइल से आप समझ ही गए होगे मतलब क्या है। डोमिसाइल मतलब कि आप लंबे समय से कहीं पर रह रहे हो। मान लीजिए कि मैं 15, 16, 17 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, मैंने पढ़ाई की अपनी, दिल्ली में नौकरी कर रहा हूँ, दिल्ली में लंबे समय से दिल्ली में रह रहा हूँ, तो मेरा डोमिसाइल मतलब दिल्ली का हो गया है। एक बात ध्यान रखिएगा, रेसिडेंस और डोमिसाइल का फ़र्क है। सिटीजनशिप के केस में तो बहुत बड़ा फ़र्क है। रेसिडेंस वो है कि मतलब मैं रह रहा हूँ लेकिन मैं अपना कोई भी डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ का नहीं बनवाया और मेरी कोई मंशा भी नहीं है कि मैं यहाँ का सिटीजन बन जाऊँ, मतलब यहाँ का मैं सिटीजन बन जाऊँ देश का। ऐसा बहुत बार होता है ना कि जैसे NRIs हैं, जो अब वो हैं तो इंडिया के सिटीजन लेकिन लंबे समय से रह रहे हैं US में, कमा रहे हैं, खा रहे हैं वहीं पर, और 5 साल 7 साल से वहाँ पर हैं, लेकिन वो अपने देश की सिटीजनशिप नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो आज भी इंडिया के सिटीजन्स बनना ही रहना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने US की सिटीजनशिप नहीं ली है। तो ये जो मंशा होते हैं ना, जो मेरा मन क्या है कि मैं कहाँ का सिटीजन बनूँ, इसी को डोमिसाइल कहते हैं। कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे सिटीजनशिप रहना लेना, तो ये मेरा डोमिसाइल है। अगर मैं सिर्फ रह रहा हूँ यहाँ पर और मैं नहीं चाहता हूँ यहाँ की सिटीजनशिप, तो मैं सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट हूँ यहाँ का। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, दोनों में बहुत थिन लाइन का डिफरेंस है। तो बाय डोमिसाइल अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए तो आप 3 इसके मतलब कंडीशंस हैं। अगर आप तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो करते हो तो आप इंडिया के सिटीजन बन जाओगे। तो पहला कंडीशन है बर्थ का, कि अगर आपका जन्म जो है वो इंडिया में हुआ है तो आप इंडिया के सिटीजन हो, जाहिर सी बात है। अगर आपके पेरेंट्स का जन्म हुआ है भारत में तो भी आप इंडिया के सिटीजन बन सकते हो। और अगर इन केस सॉरी अगर इन केस आप पिछले 5 साल से भारत में रह रहे हैं और आपका मंशा है, आप चाहते हो इंडिया का सिटीजन बनना टिल 26 जनवरी 1950, तो आप उस केस में भी डोमिसाइल के अंदर में, यहाँ पर मैं 5 ईयर्स लिख दे रहा हूँ, तो ये 5 ईयर्स का भी आप अगर कंडीशन पूरी करते हो, आप पिछले 5 साल से रह रहे हो, तो भी आप डोमिसाइल के केस में इंडिया के सिटीजन आराम से बन सकते हो।
अब आर्टिकल 5 के बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है वो आर्टिकल 6 की आती है। आर्टिकल 6 की कैटेगरी को माइग्रेशन की कैटेगरी बोलते हैं, और यहाँ पर मैं माइग्रेशन वर्ड लिख रहा हूँ, इससे आप इसको कीवर्ड बना करके आप इसको याद कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में भी लिख लीजिएगा, माइग्रेशन की कैटेगरी। अब हुआ क्या था कि देखो, हमारा जो देश था उसका जो विभाजन, उसका जो पार्टीशन हुआ वो रिलीजियस ग्राउंड्स पर हुआ। मतलब हिंदूज के लिए, मुस्लिम्स के लिए, मतलब मतलब संभवतः मेन चीज़ वही थी कि रिलीजियस ग्राउंड पर पार्टीशन हुआ हमारा। तो जो हिंदूज पाकिस्तान में रहते थे वो माइग्रेट करके इंडिया आए, और जो मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादातर जो इंडिया में रहती थी वो माइग्रेट करके पाकिस्तान गई रहने, और उसके साथ सिख भी जो वहाँ पर रहते थे पाकिस्तान में वो आए, सिंधीज जो पाकिस्तान में रहते थे वो भी इंडिया आए, ये सारे लोग इंडिया आए। तो अब इनको भी सिटीजनशिप देनी थी, तो हमारी गवर्नमेंट ने मोटा मोटी एक डेट रख दिया कि भाई ऐसे लोग जो माइग्रेट करके आ रहे हैं उनके पास ये बर्थ वाला या डोमिसाइल वाला स्थिति तो है नहीं, तो उनके लिए हमने एक डेट रख दी कि भाई अगर आप 19 जुलाई 1948 तक इंडिया में आ गए हो, तक, ये वर्ड याद रखना, 19 जुलाई 1948 तक अगर आप इंडिया में आ गए हैं तो आप माइग्रेशन के अंडर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको सरकार जो है वो सिटीजनशिप दे देगी। ये बात हमने आर्टिकल 6 में लिख दी। अब हमने ये डेट 19 जुलाई 1948 क्यों लिखी? क्योंकि इसी दिन, ये डेट लिखने का जो कारण था वो इसी था क्योंकि इसी दिन हमने पाकिस्तान कंट्रोल ऑर्डिनेंस लागू किया था, और इस पाकिस्तान कंट्रोल ऑर्डिनेंस के माध्यम से बेसिकली हमने जो आज आप देख रहे हो ना नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर, वो नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर बनाया। हमने एक परमिट इशू किया उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके आ रहे हैं, उनको एक परमिट दिया गया कि आप इंडिया में जा करके ऑफिशियली रह सकते हैं, और उसके बेसिस पर, उसी परमिट के बेसिस पर आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कोई आप कागज़ तो दिखाओगे ना कि आप पाकिस्तान से आ रहे हो, तो परमिट इशू किया गया कि आप आ रहे हो, आपको अलाउ किया गया है सरकार द्वारा, और आप यहाँ पर आकर के सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करिए, आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो वो माइग्रेशन की कैटेगरी। तो उस समय पर पाकिस्तान के दो हिस्से थे। आज की डेट का जो बांग्लादेश है वो ईस्ट पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान आज की डेट का वो वेस्ट पाकिस्तान। तो वेस्ट पाकिस्तान से जितने लोग आए इंडिया, वो पंजाब में रहे, हरियाणा में बसे, राजस्थान में बसे, पूर्वांचल में, मतलब जो वेस्टर्न यूपी है वहाँ पर बसे, कुछ उत्तराखंड में भी बसे। और जो बांग्लादेश आज की डेट का है, जो ईस्ट पाकिस्तान था, वहाँ से जो लोग आए वो असम में बसे, बहुत बड़ी मात्रा में बांग्लादेश में बसे, आज भी आपको मिलता है। और इसीलिए आप असम अकॉर्ड और असम का जो इशू और आर्टिकल 6A का जो पूरा कॉन्ट्राडिक्शन है, वो सब कुछ जो आता है वो कहाँ आता है? इसी आर्टिकल 6 के अंतर्गत आता है, जो कि माइग्रेशन का इशू है। इसी को जब मैं आगे काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूंगा, जब हम असम का इशू डिस्कस कर रहे होंगे, तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि इशू माइग्रेशन से हुआ क्या था एग्जैक्टली। तो अभी समझने के लिए बस आप इतना समझो कि माइग्रेशन का हमने एक प्रावधान अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिया कि भाई आप इस डेट तक अगर आ गए हो तो आप आकर के रह सकते हो। जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो बड़ी ही, मतलब बहुत ही विवाद वाली कैटेगरी है, उसको मैं कंफ्यूजिंग कैटेगरी के नाम पर रखता हूँ। इसको आप समझने की कोशिश करना, ये बड़ी फनी है। अब देखो क्या हुआ ना, इसमें मैं आपको वर्ड कंफ्यूज लिख देता हूँ ऊपर यहाँ पर, ताकि आप समझ पाओ। अब हुआ क्या कि हमारे देश में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ का क्यों प्रोविजन रखा गया, इसके पीछे का आप कारण समझने की कोशिश करना। हुआ क्या था कि बहुत लोग ऐसे थे जो, सबको पता था कि भाई जो हमारा रिलीजियस ग्राउंड पर पार्टीशन हुआ है, तो बहुत सारे जो मुस्लिम्स थे, जब अगर वहाँ से हिंदू, सिख, सिंधीस आ रहे हैं, तो यहाँ से भी बहुत सारे मुस्लिम्स पाकिस्तान गए। उनको लगा कि हमारे ही कौम का, हमारा ही मतलब मुस्लिमों का पाकिस्तान होगा, इस्लाम बढ़िया से वहाँ पर फ्लरिश होगा और काफ़ी अमन शांति होगी, सब लोग बड़े खुशी से रहेंगे। लेकिन जब वहाँ पर गए तो वहाँ की सच्चाई कुछ और, वहाँ पर मुस्लिम्स के बीच में इतना विभाजन, इतना डिस्ट्रीब्यूशन था, और वहाँ पर मुहाजिर कह करके उनको पुकारा गया, और तमाम उनको मतलब जो राइट्स मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले, उनको दबाने की कोशिश की गई, ये सारी कोशिश की गई। तो अब उन लोगों को लगा कि यार गलत डिसीजन हो गया यहाँ पर आकर के, और हमें शायद अपने देश, मतलब हमारा सच में देश जो है वो भारत ही है, और हमें अपने देश वापस चले जाना चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने आर्टिकल 7 रख दिया यहाँ पर, और आर्टिकल 7 के तहत हमने इनको भी ऑप्शन दे दिया कि भाई कोई बात नहीं, हो सकती है गलती सबसे हो जाती है चॉइस में, आपसे भी गलती हो गई, अभी भी आप इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हो। लेकिन इसके लिए हमने एक डेट निर्धारित कर दी। अगर आप इंडिया से पाकिस्तान गए थे मार्च 1947 से पहले, ठीक है, पार्टीशन के बाद, और आप इंडिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पूरी तरीके से लागू होने के पहले आ गए हो, यानी कि 26 जनवरी 1950 तक आप इंडिया आ गए हो, इस डेट के, मतलब इस डेट के बीच में अगर आप इंडिया में आ गए हैं तो आपको
यहाँ पर आर्टिकल 7 के अंडर में सिटीजनशिप दे दी जाएगी, कोई बहुत दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो ये भी प्रोविजन, सोचो अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना उदारवादी कॉन्स्टिट्यूशन है कि हमने इस तरीके के भी केस में हर जगह, अगर ऐसा कहीं पर लोगों को होता जहाँ पर चॉइस में लोग गड़बड़ हो गए हैं तो नहीं मिलती उनको सिटीजनशिप, उनको वहीं रहना पड़ता पाकिस्तान में, लेकिन इंडिया में उन लोगों को भी इंक्लूड किया गया। और लास्ट जो ऑप्शन है वो लास्ट ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन का। मान लीजिए आप इसमें से किसी भी, उसमें ना डोमिसाइल है आपके पास, बर्थ वर्थ भी नहीं है आपके पास, ना आपके पास माइग्रेशन वाला इशू है, ना आप इस वाले कैटेगरी में फॉल करते हैं, आप कहीं बाहर रह रहे, जैसे मान लो इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, लंबे समय से फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, 1858 में आपने सोचा कि यार यहाँ तो बड़ा मुश्किल है और यूके चले जाते हैं और आपकी पूरी फैमिली यूके शिफ्ट हो गई, आप फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन सब यूके में रह रहा है। जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो आपको लगा कि यार हमारी कंट्री तो सच में इंडिया ही है और हमारा देश बन रहा है, तो हमें इंडिया में ही जा करके सिटीजनशिप लेनी चाहिए, और आप इन किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं हो रहे हैं, तो उस केस में आपके लिए एक ऑप्शन गवर्नमेंट ने रख दिया, जो कि आर्टिकल 8 में रख दिया कि इसको सिटीजनशिप आप ले सकते हो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी ले सकते हो, कि मतलब आप सीधा आइए इंडिया में रजिस्ट्रेशन करिए और इंडिया की गवर्नमेंट आपको सिटीजनशिप दे देगी, बस आप इंडिया के मूल के होने चाहिए, तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर इंडिया के अंदर में सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो ये तो वो आर्टिकल्स हैं जिससे आप सिटीजनशिप आपको दी गई टिल आर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कंप्लीटली केम इनटू इफेक्ट, लाइक ऑन 26 जनवरी 1950। यहाँ तक 1950 तक के सब लोगों को एड्रेस कर दिया गया। अब आर्टिकल 9 क्या कहता है, इसमें 3 आर्टिकल्स और हैं जो उसकी सिटीजनशिप से रिलेटेड जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, वो आगे मैंने लिखे हुए हैं। उनका नाम है आर्टिकल 9, आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11। आर्टिकल 9, आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11 क्या कहते हैं? अब देखो, आर्टिकल 9 बात करता है हमारी ड्यूअल सिटीजनशिप के बारे में, कि किस केस में आपको सिटीजनशिप अलाउ नहीं किया जाएगा, वो है डुअल सिटीजनशिप। आपने ये वर्ड सुना होगा ना, डुअल सिटीजनशिप, कई बार आपने छोटे अपने क्लासेस में पढ़ा भी होगा। इसको मैं आज आपको समझाता हूँ। इसके 2 डायमेंशंस होते हैं एक्चुअल में डुअल सिटीजनशिप के। जैसे यूएस का केस आप ले लीजिए फॉर एग्जांपल, हर जगह मैं यूएस का इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यूएस में ये सारी प्रावधान हैं। डुअल सिटीजनशिप मतलब के 2 मतलब होते हैं। पहला मतलब ये होता है कि जैसे यूएस में क्या है कि एक तो आप कंट्री के सिटीजन होंगे और उसके बाद आप स्टेट के भी सिटीजन होंगे, यानी कि एक तो यूएस के सिटीजन हैं आप और उसके बाद टेक्सास के भी सिटीजन होंगे। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में सिर्फ आप अगर इंडिया के सिटीजन हैं तो आप कहीं भी पूरे भारत के सिटीजन हैं आप, मतलब हर स्टेट के सिटीजन आप कहीं जा करके रह सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ के लिए आपको परमिट लेना पड़ता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये इंडिया में एक तरीके की ड्यूअल सिटीजनशिप हो गई। दूसरी ड्यूअल सिटीजनशिप क्या है कि आप एक साथ 2 देशों की सिटीजनशिप पा सकते हैं। जैसे यूएस में ये है कि आप एक साथ 2 देशों का सिटीजनशिप रख सकते हैं। जैसे आपका मन है कि यूएस का भी सिटीजनशिप हो मेरे पास और कनाडा की भी सिटीजनशिप हो मेरे पास, पर ये इंडिया अलाउ नहीं करता। इंडिया में अगर आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप है और आप कनाडा गए, सपोज आप वर्क वीज़ा पर कनाडा चले गए और कनाडा आप रहे, आपको बढ़िया लग गई वो कंट्री और वहाँ पर आपको कोई लेडी पसंद आ जाती है, उनसे आप शादी कर लेते हैं और उसके बाद वहाँ की सिटीजनशिप आपको कनाडा की मिल जाती है। जिस दिन आपको कनाडा की सिटीजनशिप मिलेगी, अपने आप जो आपकी इंडिया की सिटीजनशिप है वो उसी दिन रिवोक हो जाएगी। उसमें गवर्नमेंट को कोई ऑर्डर निकाल करके, कोई रूल्स रेगुलेशन निकाल करके आपको रिवोक नहीं करना है, वो खुद ही रिवोक हो जाएगी। उसी दिन से यू विल सीज टू बी एन इंडियन सिटीजन। और ये कंट्रोवर्सी हुई थी राहुल गांधी जी के केस में। अभी सुब्रमण्यम स्वामी जी ने क्या किया था, सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बीजेपी के नेता हैं, पहले कांग्रेस में थे और बहुत ही विवादित व्यक्ति रहे हैं। अभी उन्होंने एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया और डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करके उन्होंने कहा कि देखो, राहुल गांधी ने यूके में इनकम टैक्स भरा है, इसका मतलब क्या है कि वो यूके के सिटीजन है। तो यहाँ पे विवाद क्यों शुरू हुआ कि भाई अगर वो यूके के सिटीजन है तब तो वो इंडिया के सिटीजन हो ही नहीं सकते, और अगर वो इंडिया के सिटीजन ही नहीं तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। हालांकि उसके ऊपर कुछ प्रूफ नहीं हो पाया और वो सारी पता चला कि वो सब फेक वेक था, कोई डॉक्यूमेंट वैसा नहीं हुआ। सरकार ने उसके ऊपर शायद जांच भी की थी तो कुछ नहीं मिला उसमें। तो ये ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट होता है। तो आर्टिकल 9 में मेंशन है कि ड्यूअल सिटीजनशिप इज नॉट अलाउड इन इंडिया। आर्टिकल 10 सिंपली क्या करता है, इसके कई पार्ट्स हैं आर्टिकल 10 के। आर्टिकल 10 के 5 पार्ट्स हैं बेसिकली, ABCDE। और ये सिंपली क्या करता है आर्टिकल 10 कि आपको ये बोलता है कि आप किन केसेस में आपकी सिटीजनशिप टर्मिनेट की जा सकती है। मतलब गवर्नमेंट जो है वो एक ऑर्डर के माध्यम से आपकी सिटीजनशिप टर्मिनेट कर देगी। उसका क्या है, जैसे फॉर सपोज आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप सिटीजनशिप लेने आए हो और उसके लिए आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट दिखा दिए, आपने फेक डोमिसाइल दिखा दिया और बाद में गवर्नमेंट को पता चल गया कि ये फेक है डॉक्यूमेंट, तो उस केस में आपकी सिटीजनशिप रिवोक की जा सकती है। अब सपोज आप माइग्रेशन करके आए हो और माइग्रेशन करके आने के बाद पता चला भाई साहब 2 साल से जेल में ही हैं, यहाँ पर 2 इयर्स का मैं लिख रहा हूँ, तो 2 साल से वो जेल में ही है,
तो उस केस में उनकी सिटीजनशिप गवर्नमेंट रिवोक कर सकती है। ऐसे तमाम जो है ऑप्शन है, बहुत डिटेल में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, इससे कोई बहुत ज़्यादा विवाद नहीं है। विवाद जहाँ पर है वो मैं आपको समझा दूंगा। विवाद है यहाँ आर्टिकल 11 में। तो आर्टिकल 10 में ये 5 प्रावधान दिए हुए हैं। आर्टिकल 11 जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर देता है। आर्टिकल 11 क्या कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि भाई देखो, जो हमारा 7th शेड्यूल है उसमें मेंशन है यूनियन लिस्ट, और यूनियन लिस्ट का एक सब्जेक्ट क्या है, वो है सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप के ऊपर जितने भी लॉ बनाएंगे उसका सिर्फ और सिर्फ पूरा मतलब पावर जो है वो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ये बात आर्टिकल 11 में लिखी है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी लॉ ला सकती है। किसको सिटीजनशिप देनी है, किससे छीननी है, क्या करना है, सब कुछ गवर्नमेंट कर सकती है, उसके पास इमेंस पावर है। ये बात आर्टिकल 11 में लिख दी हुई है और यहीं से असल इशू शुरू होता है। सबसे पहली चीज़, इसी आर्टिकल 11 को यूज़ करके हमने सबसे पहला लॉ बनाया जो कि प्रिंसिपल लॉ बनाया। अब देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रॉब्लम और है कि हमने क्या किया था कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को वैसे ही इतना लेंदी बना दिया था, है ना। बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए एक प्रिंसिपल लॉ होना चाहिए उसको भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया कि भाई कोई कन्फ्यूजन ही ना हो, लोग यही एक डॉक्यूमेंट फॉलो करके कम से कम अपने बेसिक राइट्स तो बचा ही लें। वरना आप मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में देखोगे कि इतना लेंदी क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं किया। जैसे फंडामेंटल राइट्स उन्होंने बोल दिया ये फंडामेंटल राइट्स होंगे बेसिक, और इसके ऊपर एक लॉ होगा, उस लॉ से ये फंडामेंटल राइट्स डील होंगे, तो फिर वो उसके रिलेटेड लॉज ले आए गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। तो हमने अभी तक क्या किया था कि सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी 1950 से पहले जो विवाद हो सकते थे सिटीजनशिप से रिलेटेड, उन सबको कॉन्स्टिट्यूशन में ही रिजॉल्व कर दिया आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डाल के। अब सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि मान लो कोई 1949 के बाद आए, 26 नवंबर 1949 जब वो सारे प्रावधान लागू हो चुके हैं, उसके बाद कोई आए और कहे कि हमें सिटीजनशिप अब चाहिए, तो उस केस में आप क्या करोगे, और वो उन सारी कैटेगरीज में फॉल नहीं हो रहा है तो, या किसी पर्सन का बर्थ जो है वो 1949 के बाद हो रहा है तो उसको भी तो लीगल सिटीजनशिप आपको देनी ही है, उसके लिए कोई प्रोविजन तो होना चाहिए ना, कैसे दोगे। तो उस केस में उन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए हम लेकर के आए सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड दिस इज, इसको लिख लो आप, दिस इज द प्रिंसिपल एक्ट फॉर सिटीजनशिप। मतलब कि सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होंगे और वो इश्यूज सॉल्व होंगे वो इसी प्रिंसिपल एक्ट से सॉल्व होंगे, और इस एक्ट के मोटे मोटे 19 सेक्शंस हैं। अब एक बात और ध्यान देना यहाँ पर कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस की बात करते हैं तो हम उनको आर्टिकल में एड्रेस करते हैं, और जब हम एक्ट की बात करते हैं, किसी भी एक्ट की बात करते हैं, तो उनके प्रोविजंस को हम सेक्शंस कहते हैं। तो इसमें टोटल 19 सेक्शंस हैं हमारे काम के, आप 1, 2, 3 और टोटल 8 सेक्शंस जो हैं वो हमारे काम के हैं। 8 सेक्शंस में कौन कौन सा है, 3, 4, 5, 6, 7, और उसके अलावा एक जो टर्मिनेशन से रिलेटेड सेक्शंस हैं वो हमारे काम के। मतलब टोटल 8 सेक्शंस हमें मोस्टली पढ़ने, और उसी में ज़्यादातर इश्यूज़ रहते हैं, उसी को समझने में ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं, और उसी से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो हमारी कंट्री में आज की डेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो उसको समझ लेते हैं कि क्या सेक्शंस हैं वो, और किस तरीके से कोई व्यक्ति इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है। सबसे पहले अगर आपको सिटीजनशिप एक्वायर करनी है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर, तो क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं उसको देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 3 समझते हैं। आर्टिकल 3 बहुत सिंपल है। आर्टिकल 3 यहाँ पर बताता है कि अगर आप इंडिया के अंदर सिटीजनशिप चाहते हो तो किसको किसको मिल सकती है। तो आर्टिकल 3 में मेंशन है बाय बर्थ, मतलब कि अगर आपका इंडिया के लैंड पर बर्थ हो गया है, मतलब आप इंडिया में जन्म ले लिया है आपने, तो सिर्फ जन्म ले लिया है इस वजह से आप इंडिया के सिटीजन आपको मान लिया जाएगा। अब ये 1955 में लिखा हुआ था, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि सिटीजनशिप से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ हैं। आगे चल करके इससे रिलेटेड बहुत सारे इशू शुरू हुए। बहुत लोग जो है वो माइग्रेट करके आए थे जो कि रेफ्यूजी स्टेटस भी नहीं था उनके पास, वो किसी तरीके से तार वार टाप के और घुस के और चले आए थे। जो यूएस में होता है कि मैक्सिको के बहुत लोग चले गए यूएस, मतलब कोई लेडी है वो यूएस चली गई और उसका हस्बैंड भी यूएस चला गया और दोनों का वहाँ पर बच्चा हो गया, तो उनका बच्चा तो यूएस का सिटीजन हो जाता है। यही इशू इंडिया में भी होना शुरू हुए कि लोग आ गए यूएस में, घुस गए, और फिर वहाँ पर उनके बच्चे हुए, वो तो इंडिया के सिटीजन हो गए। फिर उससे रिलेटेड फिर इशू शुरू हुआ, डेमोग्राफी चेंज होनी शुरू हुई, सब इशू हुआ। तो उसके लिए हम 2 कानून लेकर के आए। इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया है ना अभी, जो बहुत विवादों में है, तो ऐसा नहीं कि पहला एक्ट आया है, इससे पहले कई एक्ट्स आ चुके हैं। जैसे इसको हमने चेंज करने के लिए 1986 में एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आई थी हमारी गवर्नमेंट, और उसके बाद एक और इशू को सॉल्व करने के लिए 2003 में भी एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था।
लेकिन मैं अभी आपको यहाँ पर 1986 और 2003 वाला ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि इसको समझाने के लिए आपको पहले कंटेक्स्ट देना पड़ेगा। तो जब 1986 में मैं सिटीजनशिप और वहाँ की परिस्थितियों की बात करूँगा, तब जा करके आपको ये क्या चेंज हुआ था इसमें वो बताऊंगा, और 2003 की जब परिस्थितियों की बात करूंगा तब आपको समझाऊंगा यहाँ पर क्या चेंज हुआ था। तो अभी के लिए आप इतना समझ लो कि 1955 का जो सिटीजनशिप का प्रिंसिपल एक्ट है, वो आर्टिकल 3 में मेंशन करता है बाय बर्थ कौन कौन इंडिया का सिटीजन होगा। तो बाय बर्थ जो भी अभी इंडिया के लैंड पर जन्म ले रहा है वो इंडिया का सिटीजन है। इसी का दूसरा जो प्रावधान है वो है आर्टिकल 4, और आर्टिकल 4 बात करता है सिंपली बाय डिसेंट की, कि बाय ब्लड जो इंडिया से रिलेटेड है वो भी इंडिया का सिटीजन होगा। बाय ब्लड कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, दो प्रिंसिपल्स इसमें काम करते हैं, और ये दो प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको ऊपर लिखता हूँ। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ जस सॉली, जो कि हमारा यूएस फॉलो करता है, इसको जस सॉली कह रहे हैं, और एक होता है प्रिंसिपल ऑफ जस सैंग्विनिस। इफ स्पेलिंग इज नॉट राइट, आप इसको चेक कर लीजिएगा। तो जस सॉली का मतलब क्या है, रिलेटेड टू सॉइल, मतलब कि आप सिर्फ उस धरती पर पैदा हो गए हैं, इसकी वजह से आप वहां के सिटीजन हो जाएंगे। तो जैसे यूएस ये फॉलो करता है, और 1955 में हम भी ये फॉलो करते थे, फिर बाद में जाकर के हमने इसको चेंज किया और हमने इन दोनों का एक इम्प्रूव्ड वर्जन निकाला। लेकिन जस्ट सैंग्विनिस कहता है कि अगर आप बाय ब्लड रिलेटेड हैं तभी आप उस देश के सिटीजन हो पाएंगे, ये जस्ट सैंग्विनिस कहता है। तो यही जस्ट सैंग्विनिस से जो रिलेटेड प्रिंसिपल जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 4, सिटीजनशिप बाय डिसेंट। सिटीजनशिप बाय डिसेंट बेसिकली क्या कह रहा है, सपोज एक व्यक्ति है और वो वर्क परमिट पर यूएस चला गया, ठीक है, और वर्क परमिट पर वो यूएस गया, वहाँ पर उसको कोई लेडी मिली, वो पाकिस्तान की लेडी आई। सपोज मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं वर्क परमिट पर गया यूएस, और वहाँ पर मुझे एक पाकिस्तान की लेडी मिली, और हम दोनों को प्यार हो गया, हमने वहीं पर शादी कर लिया। अब शादी के लिए तो कोई रोक नहीं सकता है, मतलब मियाँ बीबी राजी, तो फिर क्या करेगा काजी। तो वहाँ पर उन लोगों ने शादी कर ली, और वहीं पर क्या हुआ कि उनका बच्चा हो गया। अब उनका जो बच्चा हुआ, और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा बच्चा है उसको जो सिटीजनशिप मिले वो इंडिया की ही मिले, वो यूएस का सिटीजन ना बने। तो उसके लिए मतलब इंडिया में मुझे क्या करना पड़ेगा, बस उसके लिए ये चीज़ करनी पड़ेगी, मुझे डिसेंट के अंदर का सिटीजनशिप चाहिए, तो मुझे 1 साल का यहाँ पर 1 साल के अंदर, जब वो बच्चा पैदा हुआ है उसके 1 साल के भीतर ही रजिस्टर कराना पड़ेगा कि ये बेटा है मेरा। एंड बिकॉज आई एम अ मैन, आई एम ए इंडियन सिटीजन, तो मेरे डिसेंट के बेसिस पर, मेरे ब्लड लाइन के बेसिस पर उसको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल को इंक्लूड किया गया है, कि अगर एक बच्चे का फादर इंडियन नेशनल है तभी जा करके उसको सिटीजनशिप मिलेगी डिसेंट के अंदर में, अदरवाइज फिर उसको अदर ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। यहाँ पर मदर को नहीं इंक्लूड किया गया है, इसीलिए कहा जाता है ना, क्योंकि प्रिंसिपल है कि जब लड़की की शादी दूसरे घर में हो जाती है, इसीलिए लड़की को पराया धन कहते हैं ना, तो वो उस घर की हो जाती है। जैसे सपोज कि इंडिया में शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की शादी हुई, अब सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक का जो बच्चा होगा, वो सानिया मिर्ज़ा क्योंकि इंडिया की हैं उस वजह से उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी डिसेंट के बेसिस पर। उनको अगर सिटीजनशिप चाहिए तो वो दूसरे प्रावधान है, उसके बेसिस पर वो ले सकते हैं, डिसेंट के बेसिस पर वो नहीं कर सकते, क्योंकि सानिया मिर्ज़ा फादर नहीं है, फादर के बेसिस पर मिलती है यहाँ पर। इस चीज़ को बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये डिसेंट में आता है, और ये जस्ट सैंग्विनिस के प्रिंसिपल पर डील करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, कहते हैं इसको, आर्टिकल 5 आता है। सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, इसको समझो, इस तरीके से समझो। जैसे आपने सुना होगा कि PIOs के बारे में सुना होगा। PIOs मतलब क्या होते हैं, वो PIOs जो कि मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, लिख देता हूँ यहाँ पर। अब इसका मतलब क्या है आर्टिकल 5 का, कि PIOs के बारे में आपने सुना होगा कि वो किसी ना किसी तरीके से इंडिया से रिलेटेड है, मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उनके फादर या ग्रेट ग्रैंडफादर या ग्रैंडफादर इंडिया के रहे थे, और उस बेसिस पर अब वो उनको लगता है कि भाई हमें इंडिया में आकर के रहना चाहिए और इंडिया ही हमारी मेन कंट्री है। तो वो आते हैं और वो अपना प्रूफ करते हैं कि भाई हम इंडिया में रहना चाहते हैं, और हम भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, और हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो इंडियन थे, तो इस बेसिस पर अब हम चाहते हैं कि हमें भी इंडिया की सिटीजनशिप मिले। तो इंडिया की गवर्नमेंट अलाउ करती है, और ये चीज़ सेक्शन 5 में यहाँ पर मेंशन की है। लेकिन यहाँ पर एक प्रोविज़न है कि आपको अगर PI रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर सिटीजनशिप लेनी है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर में, तो आपको ये इंडिया की गवर्नमेंट कहती है कि भाई रह करके दिखाओ इंडिया में, और वो रह करके कितने साल दिखाओ, 7 साल कम से कम रह कर दिखाओ।
कम से कम 7 साल आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा। आप रह करके प्रूफ करिए कि आप यहाँ पर रह सकते हैं और आप रहने लायक हैं। और इस 7 साल में के अंतर्गत अगर आपके ऊपर कोई केस हो जाता है, आप जेल चले जाते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं, आप कुछ अभद्र काम कर देते हैं, तो नहीं मिलता है आपको सिटीजनशिप। तो ये इंडिया गवर्नमेंट एक तरीके से 7 ईयर्स का टाइम उन्होंने चेक करने के लिए रखा है। एक और इसमें सब बाइफर्केशन आ जाता है स्पाउस के लिए, कि मान लीजिए अब मैं इंडियन मेल हूँ और मैं गया और मैं यूएस गया वर्क परमिट पर, वहाँ पर मुझे एक पाकिस्तानी औरत मिल गई और मुझे प्यार हो गया उससे, और हम दोनों ने वहाँ पर शादी कर ली। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ भी इंडियन सिटीजन बन जाए, तभी तो हम इंडिया में रह पाएंगे, सारे राइट्स इंजॉय कर पाएंगे। तो अगर मेरी वाइफ को इंडियन सिटीजन बनना है मेरे थ्रू, तो वो भी यहाँ पर आकर के उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, तब जा करके उनको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। ये है जैसे राहुल गांधी सोनिया गांधी के केस में जैसा कि हुआ था, क्योंकि वो सिर्फ इंदिरा गांधी मतलब पीएम की बहू थी, इस वजह से उनको नहीं सिटीजनशिप मिली। राजीव गांधी जी की जब शादी हुई वो आए और उन्होंने रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उनको इंडिया का सिटीजन बनाया। अब दूसरा जो आता है इसमें, वो आता है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। अब देखो हमने ना ज़बरदस्ती के बहुत सारे बाइफर्केशंस कर दिए हैं, इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ वाले आर्टिकल में ही कवर हो जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के। जैसे बाय बर्थ है, तो बर्थ डोमिसाइल के अंदर में हम कवर ही कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ज़बरदस्ती हमने उसका एक बाइफर्केशन कर दिया है। वहीं पर लिख देते अगर हम कि बर्थ अगर कोई 1955 के बाद कोई बर्थ होता है तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा, तो भी वहाँ पर कवर हो जाता, लेकिन हमने ज़बरदस्ती का उसके बहुत सारे बाइफर्केशंस कर दिए हैं और इसीलिए कन्फ्यूजन हो जाती है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजिंग अभी तक लग रहा होगा और लग रहा होगा कि भाई बहुत ज़्यादा प्रोविजंस इसने तो बता दिए, बताते बताते क्या क्या बताते चला गया, तो आप यहाँ पर पॉज लो, आराम से जाओ, मुंह पे छींटे मारो पानी के और रेस्ट लो और फिर आओ वापस से लेक्चर के ऊपर। अभी मैं इस लेक्चर में तो आपको बहुत सारी जो जटिल चीज़ें हैं वो बता नहीं रहा हूँ, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा, संभवतः नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो भी गया होगा इसको, तो वहाँ पे तो आपका दिमाग ही पूरा गोल गोल घूम जाएगा। तो इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे आराम से आपको समझाते हुए सारी चीज़ें चल रहा हूँ। तो जो नेक्स्ट आर्टिकल है, जो कि है आर्टिकल कह रहा हूँ मैं, सेक्शन है सेक्शन 6, उसको कहते हैं नेचुरलाइजेशन से आप सिटीजनशिप कैसे ले सकते हो। अब इसमें 2 बाइफर्केशंस हैं इसमें भी। नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या है, अभी मैं आपको समझाता हूँ नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या है। देखो नेचुरलाइजेशन का मतलब सिंपल है कि आप कोई बहुत एमिनेंट व्यक्ति, इसके 2 बाइफर्केशंस पहले कर देते हैं। एक तो वो लोग जो खास लोग हैं, जो एमिनेंट लोग हैं, मतलब कि उन्होंने कुछ अपनी ज़िंदगी में किया है, जैसे कि सपोज आर्ट की फील्ड में बहुत काम किया है, फिलॉसफी की फील्ड में बहुत काम किया है, या लिटरेचर की फील्ड में उन्होंने बहुत काम किया है, ये सब एमिनेंट लोग हैं। तो वो अपने इस ग्राउंड के बेसिस पर इंडिया की गवर्नमेंट से नेचुरलाइजेशन के बेसिस पर सिटीजनशिप मांग सकते हैं। जैसे एक बहुत बड़ी राइटर हैं, तस्लीमा नसीम नाम है उनका, बांग्लादेश की राइटर हैं, वो इंडिया में रह रही हैं अभी। बांग्लादेश में उन्होंने मुस्लिम्स के ऊपर एक कुछ आर्टिकल लिखा था, वहाँ पर काफ़ी परसिक्यूशन उनका होने लगा, तो वो इंडिया आ गई, इंडिया में रहने लगी और यहाँ पर लिटरेचर का काम करने लगी। तो अगर वो मांगती हैं कि मुझे लिटरेचर के बेसिस पर आप सिटीजनशिप दे दीजिए, मैं लिटरेचर में काम वाम किया है और आपके देश के लिए मैं एक एसेट साबित होंगी, तो उस केस में दे सकते हैं। मान लीजिए स्टीव जॉब्स इंडिया आ जाते हैं और स्टीव जॉब्स कहते हैं कि भाई बड़ा प्रेम है मुझे भारत से और मैं भारत में रहना चाहता हूँ, तो साइंस के बेसिस पर इंडियन की गवर्नमेंट को तुरंत स्टीव जॉब्स को भारत की नागरिकता दे देनी चाहिए। तो ये तो एमिनेंट लोग हो गए जिन्होंने फिलॉसफी में कुछ किया है, साइंस में कुछ किया है, लिटरेचर में कुछ किया है। लेकिन कोई नॉर्मल व्यक्ति अगर लेना चाहता है नेचुरलाइजेशन के बेसिस पर, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई कंपनी है इंडिया की, ऑयल और गैस से रिलेटेड कंपनी है। अब ऑयल और गैस में इजरायली लोग का बहुत एक्सपर्टीज़ होता है, तो हम कई सारे 10-12 इजरायलीज जो हैं उस कंपनी में काम कर रहे हैं और वो लंबे समय से 15-20 साल से काम कर रहे हैं उसी कंपनी में। और अब मतलब सब लोग उनको जानने भी लगे हैं, वो भारत के मतलब कल्चर को भी समझने लग गए हैं और यहाँ के लोगों को भी जानने लगे। उनका अपना जो कॉन्टैक्ट है अपने कंट्री में वो भी टूट गया है, वो यहीं रह गए हैं और वो चाहते हैं कि वो भी यहीं रहें, उनके बच्चे भी यहीं रहें। तो वो भी नेचुरलाइजेशन के बेसिस पर इंडिया की सिटीजनशिप मांग सकते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए जो नॉर्मल व्यक्ति हैं उनके लिए एक टर्म ये होता है कि उनको कम से कम 12 साल इंडिया में रह करके दिखाना होगा, मतलब कम से कम उनकी जो रेसिडेंस है वो 12 साल की होनी चाहिए, वो 12 साल इंडिया में रहे हों, लगातार रहे हों। लगातार मतलब कि 1 साल तो लगातार रहे हों और उसके साथ 11 साल, 14 में से 11 साल इंडिया में रहे हों, तब जा करके उनको नेचुरलाइजेशन के बेसिस पर सिटीजनशिप मिलेगी। तो ये सारा जटिल भाग था। अब एक बहुत आसान सा है जो आखिरी हिस्सा है इसका, वो ये है कि मान लीजिए कोई भी टेरिटरी इंडिया की गवर्नमेंट, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, ये लास्ट आर्टिकल है, लास्ट सेक्शन है, इसका नाम है सेक्शन 7 और इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज, यानी कि IOT। मान लीजिए कि इंडिया की गवर्नमेंट 1955 के बाद
कोई भी टेरिटरी को अपने अधीन करती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने गोवा को किया ना, जैसे पोर्टुगीज गोवा से चले गए, गोवा से कब गए, 1961 में चले गए, और गोवा हमें हैंड ओवर कर दिया उन्होंने, तो जाहिर सी बात है कि गोवा के लोगों को इंडिया की सिटीजनशिप देनी होगी, तो वो इस सेक्शन 7 के माध्यम से दी गई थी। सिक्किम का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सिक्किम को हमने भारत के अधीन, भारत के अंतर्गत कब किया था, 1974-75 में किया था। उससे पहले सिक्किम सिर्फ एक प्रोटेक्टरेट स्टेट था, तो वहाँ पर हमने सिक्किम के लोगों को जो नागरिकता दी भारत की, वो इसी सेक्शन 7 के माध्यम से दी हमने। ये है कि ये वो तरीके हैं जिससे कि कोई भी सिटीजन, मैं यहाँ साइड में हो जाता हूँ, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कोई भी सिटीजन जो है वो इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकता है, यानी कि एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप है। और ये किसके माध्यम से मैंने बताया, ये आपको सिटीजनशिप एक्ट 1955 के माध्यम से बताया। कुछ तो तरीके 50 से जो पहले के तरीके थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, उसके बाद के जो तरीके हैं वो यहाँ पर 55 के अंदर में लिखे हुए हैं। अब थोड़े बहुत 2-3 प्रोविजंस हैं वो जो आपको समझने हैं, बहुत ज़्यादा घबराना मत, वो टर्मिनेशन से रिलेटेड हैं, उसमें बहुत आसान है कि कब कब आपकी सिटीजनशिप गवर्नमेंट छीन सकती है। तो उसमें बेसिक 3-4 चीज़ें हैं। एक तो इम्पॉर्टेंट ये हो गया कि आप अपनी सिटीजनशिप ही खुद ही रिनाउंस कर दो, जिसको हम टर्मिनेशन बाय रिनंसिएशन कहते हैं, कि आप भारत में रहना ही नहीं चाहते हो और आपने खुद ही गिव अप कर दी है भारत की सिटीजनशिप, इसको कहते हैं टर्मिनेशन बाय रिनंसिएशन। और मतलब आप परेशान हो गए हो भारत से और आप कह रहे हो कि नहीं भाई मुझे भारत में नहीं रहना है, ये आता है सेक्शन 8 के अंतर्गत। दूसरा जो है वो आता है सेक्शन 9 के अंतर्गत, जिसको हम कहते हैं टर्मिनेशन बाय बिकॉज ऑफ द ड्यूअल सिटीजनशिप। जो हमने आर्टिकल 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखा था वही यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है सेक्शन 9 में, तो यहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप मैं लिख रहा हूँ। तीसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर गवर्नमेंट आपकी सिटीजनशिप कब ले सकती है उसके प्रावधान दिए हुए हैं, जो कि मेंशन है यहाँ पर सेक्शन 10 के अंतर्गत। अब सेक्शन 10 में क्या क्या चीज़ें मेंशन है, वही चीज़ें जो हमारे आर्टिकल 10 में मेंशन है ना, जो 5 क्लॉजेस मैंने आपको बताए थे ABCD की, भाई साहब आए हैं माइग्रेशन करके और 2 साल से जेल में पड़े हुए हैं, फिर मान लो कि फेक डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करके सिटीजनशिप ले ली है, तो उन केसेस में उनकी सिटीजनशिप ली जा सकती है। एक बात ध्यान रखना, अगर आपको इंडिया में बाय बर्थ सिटीजनशिप मिली है किसी भी तरीके से, तो ये सिटीजनशिप जो आपकी है, जो आपको बाय बर्थ दी गई है, ये कोई भी माई का लाल आपकी नहीं छीन सकता है। ये बात बस आप ध्यान देना, ये भी लिखा हुआ है इसी एक्ट में। तो आई होप आपको ये पूरा टर्मिनेशन सिटीजनशिप का एक्विजिशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस, डिबेट्स क्या रिलेटेड हैं, क्यों कौन एक देश से दूसरे देश में जाता है, ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, पहला लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बहुत डिटेल में असम का इशू, अभी का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है और पहले के जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हैं उससे क्या चेंजेस हुए हैं, NRC क्या है, NPR क्या है, ये सब डिटेल में समझेंगे। तो पहला वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं वो जब मैं असम अकॉर्ड समझाऊंगा, जब NRC समझाऊंगा, NPR समझाऊंगा, वो सब समझाऊंगा, तो आपको ये सब काम आएंगे। इसीलिए पहले मैंने ये डिस्कस कर लिया है, नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा आज का। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।